हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो एक बहुत स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में हम अकाउंट्स बनाना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। ये जो वर्किंग होगी ये टोटली ऑटोमेटेड होगी। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड होगी। आपको जस्ट एक एंट्रीज करनी है एंड अपने आप अकाउंट्स अपडेट होते रहेंगे। ये काफ़ी ऑन डिमांड वीडियो है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट्स बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग की बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो या आपको एक्सेल का बहुत एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपकी बेसिक नॉलेज हो एंड जस्ट एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को मैनेज करना आ जाए तो कोई भी अकाउंट्स बना सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स बेसिक डबल एंट्रीज सबको आनी चाहिए। तो एक स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज के अकाउंट्स बनाना कोई इशू नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि स्क्रैच से स्टार्टिंग फ्रॉम डबल एंट्रीज टिल फाइनल इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ये कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कि चीज़ों को कैसे ऑटोमेट किया जाएगा एंड कैसे चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो रही होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देख लेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी अकाउंट्स बनाने में मसला नहीं आएगा। ऑफ कोर्स इस लेक्चर में हम या इस वीडियो में हम टेक्निकल साइड पे नहीं जाएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। बट अभी के लिए हम बेसिक एंट्रीज, बेसिक सेल, परचेज, एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इनकम, इस तरह की बेसिक एंट्रीज की बेस पे लेजर क्रिएट करेंगे। उससे हम ट्रायल बैलेंस जनरेट करेंगे एंड उस ट्रायल बैलेंस की बेस पे हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हर चीज आपस में लिंक्ड होगी। कोई भी चीज मैनुअल नहीं हो रही होगी। एंड ये एक डॉक्यूमेंट एक दफा रेडी हो गया तो ये फ्यूचर में भी आप यूज कर सकेंगे। आपको जस्ट एंट्रीज वाले शीट में जाके डबल एंट्री पोस्ट करनी है एंड आपकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट अपने आप अपडेट होती रहेगी। तो चले शुरू करते हैं। मैं अब स्टेप वाइज लेके चलूंगा एंड वन बाय वन हम चीज़ों को समझते जाएंगे एंड साथ साथ परफॉर्म भी करते रहेंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। जी, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है, मैंने 1 2 3 6 स्टेप्स डिफाइन किए हैं। इनके सीक्वेंस पे ना जाइएगा कि ये इस सीक्वेंस में क्यों लिखे हुए हैं, बट क्योंकि मैं अपनी वर्किंग इस सीक्वेंस में कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने इस सीक्वेंस में रखे हैं। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे इंडस्ट्री में या कंपनीज में तो किसी भी सिस्टम की बैकबोन होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफाइन होते हैं एंड उसके बाद फिर एंट्रीज होती हैं। बट क्योंकि हम यहाँ पे एक जेनेरिक चार्ट ऑफ अकाउंट पहले डिफाइन नहीं कर रहे, हम एंट्रीज की बेस पे अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। यानी कि हम जिन अकाउंट्स लेजर में या अकाउंट हेड में एंट्रीज पोस्ट कर रहे होंगे वही हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। तो इसलिए हम काम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नल एंट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं अगली शीट पे जा रहा हूँ। इसमें जर्नल एंट्रीज ये तकरीबन कोई 21 एंट्रीज है जो मैंने बनाई हैं। अब हम इनको एक एक करके पोस्ट करेंगे एंड साथ साथ हम समझते भी जाएंगे। एक बेसिक आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अगर आप एंट्री लेवल के स्टूडेंट हैं या यूजर हैं तो डबल एंट्री की एक छोटी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस एक लेजर भी हम जनरल एंट्रीज भी पोस्ट कर लेंगे। चले सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना लेजर क्रिएट करना है। तो मैं सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इन सबको मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ एंड उसके बाद मैं पीछे से ग्रिड लाइंस रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद सबसे पहले डेट आ जाएगी, फिर अकाउंट नेम आ जाएगा, अकाउंट हेड या अकाउंट नेम आ जाएगा। उसके बाद डेबिट आ जाएगी एंड फिर क्रेडिट साइड आ जाएगी। इसको मैं दोबारा एडजस्ट कर लेता हूँ कॉलम की विड्थ को। ये कॉलम विड्थ एडजस्ट होती है ऑल्ट HOW 60 है। इसको मैं 40 नहीं मैं 30 कर देता हूँ, बल्कि इवन और छोटा कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। इसको भी मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये भी 40 हो जाएगी। एंड इसके आगे हम एक रो और ऐड कर लेते हैं।
इसका नाम रखता हूं मैं डिस्क्रिप्शन का या रिमार्क्स का। अब इन सबको मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूं एंड इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूं। वो कैसे होगा, इंसर्ट पे गया, टेबल पे क्लिक किया एंड माय टेबल एज हेडर्स को आप सिलेक्ट करेंगे, पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये अब हम इसको टेबल बना चुके हैं। अब हम एक एक करके एंट्रीज पोस्ट करते जाएंगे एंड उसके बाद फिर यहां से आगे लेके चलेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा एंट्रीज पे, मैं एक एक पोस्ट करूंगा आपके साथ मिलके, बट क्विकली करूंगा। तो सबसे पहले डेट आ गई, पहले इसका फॉर्मेट मैं चेंज कर लेता हूं डेट का। सिलेक्ट ऑल किया मैंने, कंट्रोल वन प्रेस किया, या अगर मैं कंट्रोल वन नहीं करता, शॉर्टकट नहीं यूज करता, मैं यहां आ रहा हूं ऊपर, इधर मैंने शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर ली, तो उसने अपने आप हमें डेट निकाल के दे दी। बल्कि मैं इसको टाइप करता हूँ 01 जनवरी 2024। अकाउंट हेड है, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ऑनर स्टार्टेड अ बिजनेस विद 50,000 कैश। ऑनर ने बिजनेस में 50,000 कैश इंजेक्ट किया, तो उसकी डबल एंट्री होती है, कैश डेबिट होगा एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। 50,000, यहां आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि डेबिट और क्रेडिट कभी भी आपने डिफरेंट मैनुअली टाइप नहीं करने। आपने डेबिट लिखना है एंड क्रेडिट को डेबिट वाले कॉलम से लिंक कर देना है, तो ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। और रिमार्क्स में मैं यही डिस्क्रिप्शन लेके डाल देता हूं। फिर कॉलम को ऑटो एडजस्ट करता हूं, ऑल्ट HOI, तो ये ऑटो एडजस्ट हो गया। ये सेम डेट मैंने कंट्रोल D से नीचे पेस्ट कर दी, तो ये हमारी पहली एंट्री पूरी हो गई है। इसी तरह मैं सारी एंट्रीज करता जाऊंगा। अब हम दूसरी एंट्री पोस्ट करते हैं। 5 तारीख को हमने क्रेडिट पे इन्वेंट्री परचेज की है 20,000 की, तो मैं यहाँ उसकी एंट्री पेस्ट करता हूँ। पहले डेट आएगी 5 जनवरी 2024, इन्वेंट्री परचेज हुई है, तो इन्वेंट्री डेबिट होगी एंड क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने क्रेडिट पे ली है तो क्रेडिटर्स क्रेडिट होंगे, यानी पेबल क्रिएट होगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो मैं इसकी अमाउंट लिख देता हूँ 20,000 है। अगेन मैं दूसरी टाइप नहीं करूंगा, मैं लिंक करूंगा एंड अगेन डिस्क्रिप्शन में उठा के लाऊंगा, क्योंकि आई बिलीव ये इसका फायदा होता है, गलतियों के चांस कम हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, तीसरी एंट्री 15,000 की सेल की है मिस्टर ए को 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2024 सेल्स हुई हैं कितने की, 10,000 की, और हुई भी क्रेडिट पे है, तो मैं डेटर क्रिएट कर रहा हूँ या रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट कर रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल। इसको मैं क्रेडिटर की जगह अकाउंट पेएबल कर देता हूँ। और क्रेडिट होगी हमारी इनकम या सेल्स रेवेन्यू का नाम देता हूं मैं इसको, सेल्स रेवेन्यू। अमाउंट है 15,000 की, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन उठा के ले आता हूं फिर से। अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री 11 जनवरी को हमने फिक्स एसेट परचेज किए हैं, ऑफिस इक्विपमेंट 5,000 कैश में, तो 11 जनवरी 2024 इन ये ऑफिस इक्विपमेंट परचेज हुआ
एंड कैश में परचेज हुआ 5000। डिस्क्रिप्शन अगेन वही मैं उठा के ले आता हूं। इसी तरह बाकी सारी एंट्रीज भी मैं पोस्ट कर देता हूं एंड उसके बाद फिर हम रिज्यूम करते हैं, बिकॉज सारी एंट्रीज बेसिक नेचर की ही हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज सिखानी है। सेल्स की एंट्री के साथ केवल एक एंट्री नहीं, एक्चुअली दो एंट्रीज होती है। एक एंट्री होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए एंड दूसरी एंट्री होती है इन्वेंट्री की इशुएंस, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की एक्सपेंस चार्ज करने की एंट्री होती है। तो वो भी हम सेम डे पे बुक कर लेते हैं। मैं कहता हूं 10 जनवरी को ही दूसरी एंट्री पास हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 50% का है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल 10,000 होगी इस केस में, क्योंकि 10,000 की चीज हमने 15,000 में बेची। तो कॉस्ट ऑफ सेल बुक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सोल्ड इन्वेंट्री, रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स एट 50% मार्जिन। ठीक है, अब इसी तरह मैं बाकी एंट्रीज पोस्ट करता हूँ एंड पोस्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं 21 एंट्रीज इस तरह पोस्ट करता रहा तो मैं जैसे जल्दी से बाकी एंट्रीज पोस्ट करके फिर उसके बाद रिज्यूम करता हूँ। ये अगले स्टेप पे चलते हैं जी। अब एंट्रीज मैंने सारी पोस्ट कर दी हैं, जस्ट एक आखिरी एंट्री रह गई है, वो मैं आपके साथ पोस्ट करता हूँ एंड फिर हम आगे चलते हैं। आखिरी एंट्री है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 5,000 वाज पेड इन कैश। जून की एंट्री है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट होगा। अमाउंट है आई थिंक 500, यस 500 अमाउंट है एंड 500 यहां से निकल जाएगा। डिस्क्रिप्शन अगेन हम ये कर रहे हैं कि सबके आगे डिस्क्रिप्शन उसकी उठा के पेस्ट कर रहे हैं। ये मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी एंट्रीज पूरी हो गई हैं। एक चीज लाजमी कर लीजिएगा, जब भी डबल एंट्रीज कर रहे हो तो एक तो आप फॉर्मेट चेंज कर लें, इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके दोनों कॉलम्स को डी और ई को आप टॉप पे देखें, यहाँ ये कॉमा स्टाइल बना आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे। और डेसिमल खत्म करना हो तो कर दीजिएगा, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ तो 0 डेसिमल करके ये हो गया। एक चीज और चेक करना है, इस पे चेक लगा लें एरर का, वो मैं बता देता हूँ कैसे लगेगा। चेक। अच्छा, अगर तो जो तरीका मैंने बताया है कि आप डेबिट टाइप करेंगे और क्रेडिट को उससे लिंक करेंगे, फिर तो ये गलती नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप डेबिट अलग से टाइप करते हैं, क्रेडिट अलग से टाइप करते हैं, तो ये गलती हो सकती है कि डेबिट की अमाउंट डिफरेंट हो, क्रेडिट की डिफरेंट हो। तो उसके लिए चेक होता है कि आप डेबिट टोटल और टोटल क्रेडिट्स को लेस करें, आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो मैं लगा देता हूँ फार्मूला, इफ सम ऑफ डेबिट्स माइनस सम ऑफ क्रेडिट्स इज इक्वल टू 0, तो शो ओके। otherwise show check error, otherwise check error। so this is the formula। अब इस वक्त ओके है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डेटा में कोई एरर नहीं है। अब चेक करके देखते हैं। मैं इस 50,000 को चेंज करता हूँ जस्ट टू चेक, उसको मैं कर देता हूँ 40,000। तो देखिए उसने एरर दिखा दिया कि आप एरर है, आप इसको चेक करें। तो ये कंट्रोल लग गया, अब हमें पता चल गया कि हमारा डेटा ठीक है। तो ये शुरू के 21 एंट्रीज मैंने पोस्ट किए हैं। आप जैसे जैसे बिजनेस आगे चलता जाए नीचे एंट्रीज पोस्ट करते जाए सेम फॉर्मेट में।
ये अनलिमिटेड कॉलम्स को, अनलिमिटेड रोज को सपोर्ट करता है, आप एंड तक जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो अब हम इससे अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिफाइन करना। इसको डिफाइन करने का मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि आपकी ये जो अकाउंट हेड्स हैं या ये जो लेजर्स हैं, ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या ये इनकम है, क्या ये एक्सपेंस है, क्या ये एसेट्स है, क्या ये लाइबिलिटी है, या क्या ये शेयर कैपिटल है। इन 5 कैटेगरीज में फॉल करेंगे। तो हम जरा ये बनाते हैं, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम बनाएंगे। मैं 5 टेबल्स लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेडिंग देता हूँ। उसके बाद मैं इसको देता हूँ नेचर ऑफ अकाउंट। उसके बाद मैं इसको हेडिंग देता हूँ सब कैटेगरी की। एंड उसके बाद मैं इसको हेडिंग देता हूँ अकाउंट हेड की। ठीक है, मैं इससे पहले इस शीट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ग्रिड लाइन रिमूव करूंगा। ग्रिड लाइन रिमूव करने का शॉर्टकट क्या है? आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, या आप वैसे व्यू में जाके ये ग्रिड लाइन चेक हुआ है इसको अनचेक कर सकते हैं। सॉरी, ये ग्रिड है, इसको अनचेक कर सकते हैं, तो आपकी ग्रिड लाइन खत्म हो जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबको मैंने बोल्ड कर दिया। इसको मैं कलर कर देता हूँ इसे। अब हमें इन एंट्रीज में से, एंट्रीज वाली शीट में से यूनिक अकाउंट हेड्स उठाकर चार्ट ऑफ अकाउंट पे लाने हैं। उसका फार्मूला मैनुअली किया जा सकता है, लेकिन मैनुअली करना, क्योंकि हम चीजों को ऑटोमेट कर रहे हैं, तो मैं ऑटोमेट करता हूं फार्मूले के थ्रू। तो एक फार्मूला होता है इज इक्वल टू यूनिक का, यूनिक UNIQUE, यूनिक का फार्मूला हुआ। इसके बाद ब्रैकेट ओपन, वो कह रहा है अरे बताए कहां से सिलेक्ट करना है। तो मैं इस अकाउंट हेड को पहली एंट्री से लेके अनलिमिटेड एंड तक, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई एंट्रीज आएंगी तो वो भी वहां हमें चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो इसने हमें सारी यूनिक एंट्रीज दे दी, सारे यूनिक अकाउंट हेड्स दे दिए। आप आखिरी में देख रहे होंगे, आखिरी सेल में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में कल को वहां कोई अकाउंट हेड ऐड होता है तो इस शीट पे, तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। अब अगला काम है इन अकाउंट हेड्स के आगे ये डिफाइन करना कि इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किस आइटम या किस डॉक्यूमेंट को हिट करना है। तो जैसे कैश है, कैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता है बैलेंस शीट में आता है। इसी तरह नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, ये एसेट है, और सब कैटेगरी में मैं लिखता होता हूं ये करंट एसेट है। इसी तरह हम सबके साथ करेंगे, जल्दी जल्दी मैं करता जा रहा हूं। शेयर कैपिटल है, बैलेंस शीट में जाएगा, ये इक्विटी में शामिल होता है। एंड सब कैटेगरी में मैं इसको शेयर कैपिटल ही कहूंगा। उसके बाद इन्वेंट्री जो है वो बैलेंस शीट में होती है, करंट एसेट्स में। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद अकाउंट पेबल है, ये लाइबिलिटी होती है, और ये करंट लाइबिलिटी होती है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है, ये एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं। उसके बाद सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। नेचर ऑफ अकाउंट है रेवेन्यू, और इसको मैं सेल्स रेवेन्यू का ही नाम दे रहा हूं सब कैटेगरी में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है, ये भी इनकम स्टेटमेंट जाती है, ये एक्सपेंस नेचर है, और ये कॉस्ट ऑफ सेल ही कहलाती है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है, ये बैलेंस शीट में जाता है, एसेट है और नॉन करंट एसेट है, क्योंकि ये फिक्स एसेट में क्लब होता है, नॉन करंट एसेट में जाता है। सैलरी एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, एक्सपेंस है, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। सैलरी पेएबल इज अ लायबिलिटी, और ये करंट लायबिलिटी में जाएगी। यूटिलिटी एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। रेंट एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। डेप्रिसिएशन को भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेके जाएंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज अ लायबिलिटी, ये
एडवांस फॉर कस्टमर का मतलब है कि कस्टमर ने हमें पैसे दे दिए हैं, लेकिन अभी हमने उसके अगेंस्ट चीजें डिलीवर नहीं की, तो इसको डिफरेंट नामों से लिखा जा सकता है टेक्निकली। इसको अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कहा जाता है, इसको डिफर्ड इनकम भी कहा जाता है। तो ये लाइबिलिटी नेचर का होता है और करंट लाइबिलिटी होती है। उसके बाद व्हीकल है, व्हीकल इज अ नॉन करंट एसेट, क्योंकि ये भी फिक्स एसेट में जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी है और नॉन करंट लाइबिलिटी है। मार्केटिंग एक्सपेंस इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैं इसको ऑपरेटिंग में ही रखूंगा, सेलिंग की कैटेगरी हम अलग नहीं बना रहे, तो मैं इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही लिख रहा हूँ अभी। एंड देन देयर इज अनदर इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसको मैं इनकम स्टेटमेंट में रख के एक्सपेंस में डाल के इसको मैं फाइनेंस कॉस्ट का नाम दे देता हूँ। तो ये हमारे अकाउंट हेड डिफाइन हो गए। अब थोड़ा समझिएगा, हमने सबसे पहले एंट्रीज पोस्ट की, फिर उन एंट्रीज में से, क्योंकि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स पहले डिफाइन नहीं किए थे, हमने एंट्रीज में से सेपरेट अकाउंट हेड्स निकाल लिए, जो वो अकाउंट हेड्स जहां पे एंट्रीज हो रही हैं वो हमने यहाँ पे यूनिक के फार्मूले से निकाल लिए। उसके बाद सब अकाउंट हेड्स को डिफाइन कर दिया कि उन्होंने किस किस जगह में जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, एसेट्स में क्या जाएगा, करंट एसेट्स में क्या जाएगा, इसी तरह लाइबिलिटीज के केस में भी। एंड अगर आप थोड़ा देखें तो मैंने ये फार्मूला पूरी एंड तक लगाया है, यानी कि यहां तक रो नंबर 48 तक नहीं लगाया, बिल्कुल एंड तक है, यानी कि इन फ्यूचर भी अगर कोई यूनिक सेल यहाँ पे ऐड होगा, कोई यूनिक लेजर ऐड होगा नया, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे इसके ऐड होता जाएगा। जस्ट चेक करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहां लिखता हूं ग्रेचुटी, ग्रेचुटी एक्सपेंस लिखता हूं, तो ये देखिएगा यहाँ ये नीचे उठ के आ गया है। इसके अगेंस्ट हमें ये सेल्स हमेशा डिफाइन करने पड़ा करेंगे, जब भी कोई नया लेजर ऐड होगा तो उसकी एक क्लासिफिकेशन हमें डिफाइन करनी होगी, इसके अलावा हमें कोई मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं दोबारा। अब एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफाइन हो गए हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है लेजर्स बनाने का। ये बनेंगे एंट्रीज के बेस पे, तो हम जरा एक पिवट टेबल का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे पिवट यूज होगा। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया सबको, इंसर्ट पे गया, पिवट टेबल सिलेक्ट किया, एंड फ्रॉम दिस डेटा एग्जिस्टिंग वर्क बुक में लेजर सिलेक्ट किया, यहां मैं पिवट टेबल लगा रहा हूं, लग गया। ठीक है, सबसे पहले अगेन कुछ भी करने से पहले मैं यहां पे ग्रिड रिमूव करूंगा, ऑल्ट डब्ल्यू वी जे के साथ, ये 1 बाय 1 प्रेस करना है, ऑल्ट डब्ल्यू वी जी, ये आ गया, ग्रिड लाइंस आ गई। फिर मैं ग्रिड लाइंस मूव कर रहा हूं, ऑल्ट डब्ल्यू वी एंड जी से। ठीक है, पिवट टेबल आया। अब हम जरा इस पे थोड़ा सा डेटा सॉर्ट करते हैं। हमें डेट चाहिए, डेट में हमें, उसके बाद हमें अकाउंट हेड्स चाहिए, उसके बाद हमें अकाउंट हेड चाहिए, हमें डेबिट चाहिए और हमें क्रेडिट चाहिए। इसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ अनग्रुप की ऑप्शन आ रही होगी, मैं अनग्रुप कर रहा हूं एंड मैं डेट रिमूव करके दोबारा लगा रहा हूं। तो ये मैं सबको अनग्रुप कर दिया एंड डेट को मैं ऊपर ले आया और अकाउंट हेड नीचे आ जाएंगे। ये ले, ये हमारा अकाउंट ट्रायल बैलेंस सॉर्ट ऑफ बन, ये हमारा अच्छा ये पिवट लग चुका है। अब इस पिवट को हमें फर्दर थोड़ा सा रिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे डेट्स के आगे सब टोटल्स आ रहे हैं, तो ये हमें रिमूव करने हैं। मैं जाता हूं पिवट टेबल एनालाइज पे, उसके साथ डिजाइन आ रहा है, रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे एंड मैं कहता हूं सबसे पहला चीज कि हमें टेबलर फॉर्म में दिखा दो। दूसरा हमें क्या, मैं ये कह रहा हूं कि सब टोटल में जाके डू नॉट शो सब टोटल कर दो।
एंड तीसरी चीज मुझे करनी है कि ये जो ब्लैंक्स आ रहे हैं, ये ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स में डेट्स रिपीट हो जाए, तो वो भी आप यहां से आ सकते हैं ब्लैंक रोज पे जाके, सॉरी इंसर्ट पे जाके रिपीट ऑल आइटम लेवल्स, तो ये डेट्स आ गई। यहाँ पे अगेन फॉर्मेट इसका कर लेते हैं हम, नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, ऑल्ट एच के, उसके बाद ऑल्ट एच 9, ऑल्ट एच 9, तो ये आप देख लें ये डबल एंट्रीज पूरी हो गई, ये लेजर बन गया, ये लेजर बन गया। अच्छा, अब ये इसमें है डेट के बेस पे, बट हमें चाहिए अकाउंट हेड्स की बेस पे। तो एक इसी पिवट के ऊपर हमें एक ऑप्शन होती है स्लाइसर की, उससे फायदा क्या होगा वो जब लग जाएगा फिर आपको बेहतर आइडिया होगा। तो मैं जरा इसके पहले स्लाइसर इंसर्ट कर लूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्लाइसर का बेनिफिट क्या है। तो ये मैंने स्लाइसर इंसर्ट किया एंड अकाउंट हेड पे हमें स्लाइसर लगाना है, तो ये स्लाइसर लग गया, ये अकाउंट हेड आ गया, ये सारे लेजर्स इकट्ठे हो गए। इसको मैं कॉलम में, एक कॉलम में 5 कर देता हूं ताकि देखने में आसानी रहे। अब ये हमारा लेजर बन चुका है, स्लाइसर भी रेडी है। अब देखते हैं स्लाइसर का बेनिफिट क्या है। मैं किसी भी लेजर को या अकाउंट हेड को सिलेक्ट करता हूं, लेट्स सी मैं कहता हूं कि कैश में क्या क्या मूवमेंट हुई है पूरे हमारे अकाउंटिंग पीरियड में, तो मैंने कैश को क्लिक किया तो ये सारी एंट्रीज आ गई हैं। अब इसमें आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, वो है डिस्क्रिप्शन। मैं पिवट टेबल पे दोबारा आया, मैंने रिमार्क्स को सिलेक्ट कर लिया, तो ये अब रिमार्क्स भी आ गए हैं। तो अब जब आप कैश को फिल्टर लगाएंगे, किसी भी हेड को लगाएंगे, चले मैं कैश को ही लगा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन उसमें है, मैंने कैश फिल्टर लगाया तो वो सारी समझ आ गई कि ये क्या हो रहा है। डेबिट्स भी आ गए, क्रेडिट्स भी आ गए, और सारी रीजन भी पता चल गई कि ये अगर हम डेबिट हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो ये एक लेजर की समरी बन गई। अब इस लेजर की समरी से नेक्स्ट स्टेप है, बल्कि हम स्टार्ट पे चलते हैं समरी पे, बिल्कुल मेन। हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली, हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफाइन कर लिए, हमने समरी लेजर बना लिया। अगला स्टेप है ट्रायल बैलेंस बनाना। समरी लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। कैसे? मैं इसको उठाता हूं यहां से, पूरे पिवट टेबल को कॉपी करता हूं, सिलेक्ट ऑल करके अगली शीट पे गया, यहां मैंने कंट्रोल सी किया था वहां पे, यहां मैं कंट्रोल वी कर रहा हूं। फिर अगेन सबसे पहले मैं यहां से ग्रिड लाइंस रिमूव करूंगा, फॉर्मेट ऑटो कॉलम, कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो एडजस्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है ऑल्ट एच ओ आई, तो ये इसने एडजस्ट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है, हमें यहाँ से डेट्स नहीं चाहिए क्योंकि हमें समरी चाहिए, हमें ट्रांजैक्शंस नहीं चाहिए, तो मैंने डेट्स खत्म कर दी। फिर मुझे यहाँ रिमार्क्स भी नहीं चाहिए, मैंने ये भी खत्म कर दिया। डेबिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए, और यहाँ हमें एक और चीज चाहिए, वो है कि हमारा हर लेजर का अब बैलेंस क्या आ रहा है। देखिए पूरे साल में पेबल में 40,000 का क्रेडिट हुआ एंड 50,000 का डेबिट हुआ, तो नेट बचता है 35, तो वो भी हमें यहाँ इसके आगे चाहिए। उसके लिए हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में, यहां से मैं जाऊंगा फील्ड आइटम सेटिंग में, एंड मैं कैलकुलेटेड फील्ड में जाके एक फार्मूला डिफाइन करूंगा। मैं इसका फील्ड का नाम सबसे पहले रख लेता हूं बैलेंस। फार्मूला डिफाइन करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेबिट में से माइनस करना है क्रेडिट, या डेबिट पे आप क्लिक करके इंसर्ट फील्ड कर दें, या डेबिट पे डबल क्लिक करें तो ये देखिए ऊपर आ गया। इसी तरह आप क्रेडिट पे आए, क्रेडिट पे रख के इंसर्ट मैं कर रहा हूं, ओके कर दिया, ये ले। अब हमारे सारे लेजर्स का बैलेंस निकल आया और एंड पे रिजल्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई गलती नहीं है। अगर क्लोजिंग बैलेंस 0 ना हो रहा होता तो इशू था कि ये 0 क्यों नहीं है, इसका मतलब था कि कोई एंट्री जो है वो गलत है। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, क्लोजिंग बैलेंस कर देता हूं, ठीक है। ये काम भी हो गया, मैं साथ साथ सेव भी कर रहा हूँ कंट्रोल एस के साथ। अब मैं दोबारा वापस आता हूँ, तो ट्रायल बैलेंस भी डिफाइन हो गया। अब अगला स्टेप है इनकम स्टेटमेंट का। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए हम अगली शीट पे चलते हैं।
सबसे पहले कंपनी का नाम लिख दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये मैं नीचे हेडिंग दे रहा हूँ, फॉर द ईयर एंडेड 2023 एंड 2024। इन तीनों को करके टाइप मैंने इन दो के फॉन्ट साइज को 15 कर दिया है एंड फॉर द ईयर को 12 किया है एंड इन सबका मैंने फॉन्ट कलर चेंज कर दिया है टू ब्लू। उसके बाद मैंने इसको अंडरलाइन किया, इसको सिलेक्ट करके पूरे को अंडरलाइन पे गया एंड बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। फिर 2023 2024 लिखा, इनको बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैं गया चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मैंने इनकम स्टेटमेंट पे फिल्टर लगाया, रेवेन्यू पे फिल्टर लगाया और ये रेवेन्यू उठा के ले गया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया सेल्स रेवेन्यू। इसके बाद अगेन एक्सपेंस को फिल्टर किया मैंने, यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ सेल को पकड़ा मैंने एंड यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे ये थे, ये मैंने उठाए और यहां लाके मैंने पेस्ट कर दिए। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस वो मैंने उठाया एंड वो मैंने यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। ये हो गया। उसके बाद इन सबको जब नेट किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आया, प्रॉफिट या फिर लॉस बिफोर टैक्स निकल आया। फिर टैक्स एक्सपेंस है, ये कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, ये हम देखते हैं माइनस में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, बट दिस माइनस दिस, तो ये सारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। टैक्स एक्सपेंस, यहां मैं सिंपल फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर यहां प्रॉफिट आए तभी टैक्स कैलकुलेट हो, अदरवाइज ना हो, तो मैं इफ का फार्मूला यूज करूंगा। इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन दिस इनटू लेट्स से हमारा रेट 29% है तो 29% कर देता हूं, अदरवाइज 0। तो अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ उस केस में आपको टैक्स कैलकुलेट करके देगा जब आपका प्रॉफिट आएगा। अगर यहाँ पे लॉस आ रहा होगा तो ये आपको टैक्स कैलकुलेट नहीं करके देगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट स्लैश लॉस आफ्टर टैक्स, तो अगेन दिस तो दिस मैंने इनको डबल बॉर्डर कर दिया। इसको अगेन ऑल्ट एच बी डी के साथ एक बार बॉर्डर, फिर ऑल्ट एच बी डी के साथ बॉर्डर, यही कॉपी किया साथ वाले कॉलम पे ले गया, यही फार्मूला कॉपी किया साथ वाले पे ले गया। तो ये हमारा P&L का टेम्पलेट रेडी हो गया। अब हम जरा इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करें। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें मैनुअली टाइप करना है, हमें यहाँ पे वी लुकअप लगाना है सिंपल। तो वी लुकअप जरा सीख लीजिए। इज इक्वल टू, अच्छा वी लुकअप लगेगा कहां से, वी लुकअप लगेगा ट्रायल बैलेंस की शीट से। तो इज इक्वल टू वी लुकअप, दिस इज द वैल्यू इज इक्वल टू ट्रायल बैलेंस में आए, ये वाला टेबल है यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसको मैं एंड तक लेके जाऊंगा, क्योंकि कल को अगर यहाँ पे नए हेड्स ऐड होंगे तो वो उनको भी पिक कर ले। तो मैं ये बिल्कुल एंड तक ले गया हूँ, या फॉर नाउ मैं इसको 50 तक लेके जाता हूँ। उसके बाद 1 2 3 4 हमें यहाँ पे कॉलम पिक करवाना है फोर्थ, यानी कि द कॉलम दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। तो मैं इसको कर रहा हूँ 4 प्लस फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज कर दी। क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज क्रेडिट, क्रेडिट इज नेगेटिव, तो मैं इसके सामने शुरू में नेगेटिव मैंने लगा दिया माइनस, तो वो पॉजिटिव हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो भी आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये जो सेल है B3 एंड E52 इसको आप फ्रीज कर देंगे। कैसे, B3 पे आए, इस दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर ये जो फार्मूला बार है यहाँ पे B3 पे क्लिक करें एंड F4 प्रेस कर दें, ठीक है। और दूसरा तरीका भी बता देता हूं कि E52
इस सेल के ऊपर आए और F2 प्रेस करें तो ये ओपन हो जाएगा। E52 पे भी आके आप F4 दबा दें। अब आपके रेंज जो VLOOKUP की रेंज है वो फ्रीज हो गई है, तो अब ये एरर नहीं देगा, अदरवाइज ये मूव डाउन होता रहेगा। तो ये हो गया। अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल, यही फार्मूला कॉपी करता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल पे ले जाता हूँ। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, कॉस्ट ऑफ सेल इज नेगेटिव तो नेगेटिव साथ आ रहा है। इसी तरह सैलरी एक्सपेंस, अब बस सिंपल कॉपी पेस्ट है। ये ले, अब ये क्या हुआ है, हुआ ये है कि हमारा सैलरी एक्सपेंस था, सब कुछ का मिला के हमारा प्रॉफिट नहीं है फॉर द पीरियड, लॉस आया है। तो उसने -12,000 का लॉस था। तो देखिएगा उसने टैक्स भी कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि हमने उसे बताया हुआ है फाइल को कि अगर लॉस हो तो आप टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो वो जीरो हो गया। तो यही प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स होगा। मैं इसको बोल्ड करना भूल गया था, तो ये मैं बोल्ड कर रहा हूँ चीजें दोबारा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट और फाइनल स्टेप है, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए क्या करेंगे आप, सेम एक फॉर्मेट रेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ग्रिड लाइन रिमूव की, इसकी हमें याद है कि हमें विड्थ कम करनी है, उसको मैं 2 कर देता हूँ। ये सारा उठाएं, यहां लाके पेस्ट कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जगह आप कर देंगे बैलेंस शीट, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फॉर द ईयर नहीं होती, ये एज एट होती है। अब अगेन इसमें भी मैं 2 सालों को लेकर चल रहा हूँ, 2 ईयर्स को लेकर चलूंगा। इसको थोड़ा सा हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसेट साइड से। सबसे पहले हेडिंग आएगी एसेट्स की। इसमें आएंगे नॉन करंट एसेट्स, ये सब कैटेगरी है। अब अगेन हम वापस जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, यहां हमने फिल्टर खत्म किए सारे, एंड बैलेंस शीट पे सिलेक्ट किया, एसेट सिलेक्ट किए और नॉन करंट एसेट सिलेक्ट कर लिए। ये 2 नॉन करंट एसेट्स थे, मैंने इनको कॉपी किया यहां से, यहां लाके पेस्ट कर दिया। इनका टोटल होगा सम दिस। इसको मैं फार्मूला लगाता हूँ Alt+H+B, D के साथ बॉर्डर लग जाएंगे। यही मैं लास्ट मंथ पे कॉपी कर रहा हूँ, लास्ट ईयर पे। इसके बाद इसको मैं कॉपी पेस्ट किया, नॉन की जगह करंट एसेट्स हो गए। वापस आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, करंट एसेट्स में ये 3 करंट एसेट्स हैं हमारे पास, ये ऐड हो गया। ये भी टोटल होगा यही लास्ट मंथ लास्ट ईयर में चला जाएगा। तो ये टोटल एसेट्स हो जाएंगे, टोटल एसेट्स करंट प्लस नॉन करंट। यहां पे हम डबल बॉर्डर कर देंगे, कैसे, और यहां से जाते हैं, यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक किया तो ये आ रहा है यहाँ पे डबल बॉटम दिस। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगली है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की साइड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यहाँ एक ट्रिक है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, वो जरा देखिएगा। सबसे पहले हम इक्विटी लिखेंगे, इसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगा, क्योंकि यहाँ से हम टाइप नहीं करेंगे, हमें चार्ट ऑफ अकाउंट से उठा के लाना। तो मैं ये खत्म कर रहा हूँ, बैलेंस शीट एंड इक्विटी। मैंने इक्विटी सेलेक्ट किया, तो ये शेयर कैपिटल था, मैं इसको यहाँ से उठा के ला रहा हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ एक चीज आएगी जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग क्या है,
रिटेन अर्निंग मींस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रिटेन कर रही है, वो उसको रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं अगर प्रॉफिट हो, और अगर लॉस हो तो वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहा जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इसका नाम मैं चेंज करके एक्यूमुलेटेड लॉस कर देता हूँ, एक्यूमुलेटेड लॉस। इस फिगर के बारे में ये होगा कि ये वी लुकअप से नहीं आएगी, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ आएगा। अब यहाँ अगर प्रॉफिट होता और कंपनी उसमें से कुछ डिविडेंड देती तो वो डिविडेंड लेस हो के रिटेन अर्निंग्स में जाता, बट क्योंकि इस केस में तो है ही लॉस, तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं, तो मैं इसको टोटल कर लेता हूं। दिस बोल्ड कर दिया मैंने, और इस पे भी अगेन डबल सिंगल बॉर्डर ऑल्ट एच बी डी, सेम उठा के मैं लास्ट मंथ ले गया, लास्ट ईयर ले गया। उसके बाद लाइबिलिटीज, सबसे पहले करंट, नहीं सबसे पहले हम नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो वापस आते हैं हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट पे, यहां से मैं लाइबिलिटी पे फिल्टर करता हूं, और इसमें से नॉन करंट एक ही है, लॉन्ग टर्म लोन, तो मैं यहाँ लाके लॉन्ग टर्म लोन पेस्ट कर देता हूँ। फिर अगेन यहाँ पे भी वही बात कि इसका फार्मूला लगेगा और इसको हम सिंगल बॉर्डर करेंगे। उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट किया नीचे, नॉन करंट की जगह करंट सेलेक्ट किया, और मैं वापस आ जाता हूँ अपनी चार्ट ऑफ अकाउंट पे। तो ये तीन हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं, यहाँ पेस्ट की, बस ये काम था। अब इसको मैंने टोटल किया, इसको मैंने सिंगल बॉर्डर किया, और एंड पे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का टोटल, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये है, बस ये हमारा टोटल आ गया। इसको मैं डबल बॉर्डर कर रहा हूं, एंड दिस इज इट। अब बस वैल्यूज लेके आनी है, आखिर में हमारे टोटल एसेट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज के। अगर ये मैच है तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट्स ठीक बने, अदरवाइज कोई एरर है। तो लेट्स स्टार्ट। हम वी लुकअप लगाते हैं, ये भी सेम जिस तरह हमने इनकम स्टेटमेंट में किया, ये ट्रायल बैलेंस से ही वी लुकअप लगता है। जस्ट एक फिगर जो अलग आती है वो मैंने आपको बता दी है, वो कहां से आएगी, उसके अलावा सब कुछ वहीं से आएगा। तो वी लुकअप ट्रायल बैलेंस पे गए, फिर वही अगेन कि हम नीचे तक जाएंगे, सिर्फ उस तक सेलेक्ट नहीं करेंगे, बट हम 50 तक लगाते हैं। हम इसको B30 से B50 कर देते हैं, ताकि अभी जब तक 50 रोज तक चीजें ऐड होती रहेंगी तो हम सिक्योर हैं। उससे नीचे जाएंगे तो हमें ये फार्मूला चेंज करके 50 की जगह इसको 70 करना पड़ेगा, 80 करना पड़ेगा। तो ये है, अभी ऐसे ही ठीक है। अगेन कॉलम नंबर 4, सॉरी, वी लुकअप ऑफिस इक्विपमेंट ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कॉलम नंबर 4 फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, बस ये हो गया। फिर वही बात कि हमें इसे फीस करना है, ये लें बस। अब इसको कॉपी पेस्ट करते जाएं, आपका फार्मूला अपडेट होता रहेगा। तो हमारा एसेट का टोटल 105 है। अब देखते हैं क्या शेयर कैपिटल का टोटल, शेयर कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल इतना बनता है कि नहीं। शेयर कैपिटल नेगेटिव आ रहा है, इसको हम उसके साथ माइनस लगाएंगे। लाइबिलिटीज भी ऐसे ही नेगेटिव आएंगी, तो हमने माइनस लगाया हुआ है तो वो ठीक है। लें, ये आपकी बैलेंस शीट भी बन गई। इसमें भी चेक लगा लेते हैं, दिस माइनस दिस शुड बी 0, तो 0 इसका मतलब है कि ये ठीक हो गया। अच्छा, अब एक दो चीजें
ऑन द साइड नोट एक दो चीजें समझ लीजिएगा। ये हमारा P&L रेडी है और ये लिंक्ड है। अब आप किसी भी फिगर में जाके चेंज करेंगे या कोई नई एंट्री ऐड करेंगे, एक 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 ट्रांजैक्शन करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो कि ये ऑटोमेटेड शीट। मैं कहता हूँ 30/6/2024 को ही एक ट्रांजैक्शन हुई कि हमें लेट्स सपोज कोई एंट्री देख लेते हैं, हमें कैश रिसीव हुआ, ठीक है, कस्टमर ने हमें कुछ 5,000 रुपए दिए, तो एंट्री की हमने कैश डेबिट एंड अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट 5,000 एंड ये भी 5,000। पहला चेक आपको याद होगा हमने यहां लगाया, इनका टोटल बराबर होना चाहिए, तो बराबर है, तो ये ठीक हुआ एंट्री। अगला काम आपने यहां आके जस्ट इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश किया, ये अपडेट हो गया। ट्रायल बैलेंस पे आए, इसको रिफ्रेश करना है, बस आपकी इनकम स्टेटमेंट अपडेट हो जाएगी। आपकी कैश ज्यादा हो गया और आपका अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, तो ये अपने आप अपडेट होता रहेगा। इसी तरह आप कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो वो एक्सपेंस भी एज लॉन्ग एज वो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर है, लाइक अगर आप सैलरी एक्सपेंस की एक और एंट्री बुक कर लेते हैं 4,000 की 5,000 की, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। जस्ट आपको ये दो शीट्स में जाके सिर्फ रिफ्रेश करना है। अच्छा, अगर आप इसमें नया लेजर ऐड करते हैं जो पहले से अवेलेबल नहीं था या पहले नहीं था, जैसे कहीं से यहाँ पे एक नया लेजर भी ऐड करके देखते हैं कि ये मॉडल कैसे काम करता है, तो मैं यह कहता हूं कि हमें अदर इनकम आई है, हमने कोई स्क्रैप बेचा था या कुछ भी किया था, तो अदर इनकम आई नहीं, हम इसको कहता हूं मैं 30/6/2024 सेम डे हमें कैश रिसीव हुआ 100 रुपए का, और हुआ कैसे, ये अदर इनकम थी, हमने कोई स्क्रैप सेल किया या कुछ भी किया, तो 100 रुपए की अदर इनकम आई। अब आप जरा देखिए, ये अदर इनकम का लेजर नया है, ये पहले नहीं था, तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे आएंगे तो ये देखिएगा सबसे नीचे अदर इनकम आ गया है, अदर इनकम आ गया। अब यहां पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये अदर इनकम इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये रेवेन्यू है, तो ये रेवेन्यू में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे सब कैटेगरी अदर इनकम की ही देता हूँ, क्योंकि अदर इनकम रेवेन्यू में नहीं आता, लाइक मेन सेल रेवेन्यू में नहीं आता, ये अदर इनकम अलग से शो होता है। तो ये हो गया। अब लेजर को मैं रिफ्रेश करता हूं, अब मैं ट्रायल को रिफ्रेश करता हूं, और मैं यहां आके एक रो ऐड करता हूं, दोबारा चार्ट ऑफ अकाउंट में गया, मैंने यहां रेवेन्यू पे फिल्टर लगाया, और ये अदर इनकम वाला रेवेन्यू उठा के ले आया मैं, ये मैंने यहां डाला, एंड इसको मैंने कंट्रोल डी से फॉर्मूला कॉपी कर लिया, सॉरी ये वाला कॉपी करना था, तो ये अदर इनकम कॉपी कर ली, तो ये ले फार्मूला अपडेट कर लें इसको 19 से, तो ये हमारा फार्मूला अपडेट हो गया। तो जस्ट जब आपको कोई नया लेजर ऐड करना है, सिर्फ तब आपको जरूरत पड़ेगी अपने इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में उस नए अकाउंट को पहली बार ऐड करते वक्त, उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस होंगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट होंगी। तो ये आज की वीडियो थी। ऑन साइड नोट ऑफ दिस, कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं समझता हूं कि जरूरी हो, मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा अभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन, जब मैं पोस्ट करूंगा तो मैं ये फाइल भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप यूज करना चाहें और समझने के लिए अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो आप ये फाइल देख के उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये वर्किंग कैसे हुई है। अच्छा, ये मॉडल इज वेरी इफेक्टिव, आपका काफी टाइम बचाएगा, आपकी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो, वो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज जो मुझे लगता है कि जरूरी है बताना, आपने देखा होगा कि मैंने कंपैरेटिव्स भी ऐड किए हैं 2024 एंड 2023 में। तो इसका ये मतलब है कि जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके साथ पिछले साल का कंपैरिजन लाजमी होता है, तो 2 साल के हमें अकाउंट्स देने होते हैं। तो ये
क्योंकि मैंने 2024 की वर्किंग किया और 23 जस्ट, क्योंकि ये एक एग्जांपल थी, तो 23 का डेटा मैंने नहीं डाला, बट प्रैक्टिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2024 के साथ 2023 का डेटा भी लाजमी होगा, इसी तरह बैलेंस शीट में भी। और इसी की बेस पे अब अगर यहाँ पे 2023 का डेटा भी होता तो इसकी बेस पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना लेते, लेकिन अभी नहीं बन पाएगी बिकॉज 23 का डेटा नहीं है। लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करवाऊंगा जिसमें हमें कैश फ्लो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही होगी हमारी फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट की बैलेंसेस के डिफरेंस से। तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा, वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो रिकॉर्ड करवा दूंगा, तो कैश फ्लो भी इसी तरह हमारी समझ आ जाएगी। तो भी ये सब था। इस वीडियो में मैंने कई जगह पे कुछ शॉर्टकट कीज यूज की हैं काफी क्विकली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो। पहले ही आई थिंक ये कोई 50 मिनट्स के आसपास की वीडियो बन जाएगी। मेरा मकसद था कि आपको अकाउंट्स बनाना सिखा दूं। तो ये शॉर्टकट कीज अगर कहीं आपको समझ ना आ रहे हो, कंफ्यूजन हो रही हो, तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको मैसेज में बता दूंगा कि वहां पे कौन सा शॉर्टकट की यूज हो रहा है। कोई कोई कंफ्यूजन हो किसी किस्म की, कोई चीज समझ नहीं हो इसी में, तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चैट में लिख दीजिए, मैं आपको लाजमी आंसर करूंगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने काफी टाइम लगा के इस मॉडल को डेवलप किया है। तो इट इज़ अ फुल प्रूफ सिस्टम, मैंने ट्राई एंड टेस्टेड है ये, इसमें आपको मसले नहीं आएंगे। तो जस्ट एक बार आप गो थ्रू करें तो इंशाल्लाह आपके अकाउंट्स बन जाया करेंगे इजीली। तो सर ये था मेरी तरफ से आज का टॉपिक। आप इसको प्रैक्टिस करें एंड मुझे अपने फीडबैक से लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे कंटेंट को शेयर कीजिए एंड अपनी कम्युनिटी में भी लाजमी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम जल्दी किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।